नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त शिखा। हमारे आज के इस सेशन में हम एमपीपीएससी प्री के न्यू सिलेबस के यूनिट 1 के 5वें टॉपिक स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट को डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। इसके पहले भी कई संस्थाएं थी। इनमें से इनकी अगर हम बात करें कि कौन-कौन सी संस्थाएं थी 1885 के पहले, तो 1838 में बनी थी लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में ये बंगाल के जमींदारों ने स्थापित की थी और इनका उद्देश्य था भूमि के अतिक्रमण का विरोध करना। जो भूमि का अतिक्रमण कर लिया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसका विरोध करना। इसके बाद 1843 में बनी थी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इसके अध्यक्ष जॉर्ज थॉमसन थे, सदस्य जमींदार थे। इसका उद्देश्य था किसानों को उचित अधिकार प्रदान करवाना और जनता की उन्नति करना। इसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी राधाकांत देव, द्वारकानाथ टैगोर ने। फिर हम अगली संस्था की बात करें जो 1885 के पहले बनी थी, ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी। ये जो दोनों संस्थाएं थी, एक लैंड होल्डर सोसाइटी जमींदारों की और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसमें भी जमींदार थे। इन दोनों ने मिलकर आपस में ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी बना ली। ये दोनों लैंड होल्डर सोसाइटी और दूसरी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, दोनों मर्ज हो गई ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी में। ये 1838 में निर्मित बंगाल के जमींदारों की सभा थी। दोनों ने मिलकर बंगाल के जमींदारों की सभा थी, लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जो 1843 में स्थापित थी। दोनों ने मिलकर 1851 में ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना की और इसका उद्देश्य क्या था? प्रशासन में भारतीयों के प्रतिनिधित्व की मांग करना था। पहले तो ये सिर्फ किसानों और जमींदार अपनी जमीनों तक सीमित थे इन दोनों में, और तीसरे में इन्होंने अपनी मांग बढ़ा ली थी, भारतीयों के प्रतिनिधित्व की मांग करने लग गए थे। फिर अगली संस्था की बात करें, बम्बई एसोसिएशन, ये 1852 में स्थापित हुई। बम्बई के विभिन्न जाति और धर्म अनुयायी धनी व्यापारी मध्यम वर्गीय लोग इसमें सम्मिलित थे। इसका उद्देश्य था भारत में सिविल सेवा की परीक्षा का आयोजन करना। मांगे बढ़ती जा रही थी भारतीयों की। पहले प्रशासन में प्रतिनिधित्व की मांग की, इसके बाद सिविल सेवाएं परीक्षा होंगी तो अधिकारी भी उन्हीं में से निकलेंगे। इसके बाद पांचवी थी पूना सार्वजनिक सभा, ये 1870 में बनी। उद्देश्य था संस्था का सरकार व जनता के मध्य मध्यस्थता बनाए रखना, कि जनता की जो मांगे हैं वो सरकार तक पहुंचती रहे और सरकार क्या कर रही है वो जनता तक पहुंचता रहे। इसके बाद इंडियन लीग बनी 1875 में। इसकी स्थापना की थी शिशिर कुमार घोष ने। इसका उद्देश्य था नागरिकों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना और उनको राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना। सभी वर्गों के लोगों को जानकारी नहीं थी, तो उनको जानकारी देना, राष्ट्रीयता की भावना उनमें जगाना और राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना, ये उद्देश्य था इंडियन लीग का, जो कि 1875 में बनी थी। ये सभी संस्थाएं, ये कांग्रेस के पहले बनी थी। इसके बाद 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई थी, क्योंकि 1857 में जब पहला विद्रोह हुआ था तो ब्रिटिशर समझ गए थे कि भारतीय लोग विद्रोह कर सकते हैं उनके विरुद्ध। तो वो चाहते थे कि ये जो भी विद्रोह करने की सोचे या इनके अंदर की जो भी खबरें हैं हमको एक मंच के थ्रू मिलती रहे, इसलिए ऐसा एक मंच कांग्रेस बनाया गया, जिसमें भारतीय बैठक करते थे, अधिवेशन करते थे और जो भी उनके आने वाले निर्णय होते थे उन पर डिस्कस करते थे। इसके संस्थापक एओ ह्यूम थे।
अध्यक्ष WC बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसके बाद कांग्रेस की स्थापना से ही स्वतंत्रता का आंदोलन शुरू हो गया था। आंदोलन का प्रथम चरण 1885 से 1905 तक। इसकी बात करें हम तो इसमें उदारवादी चरण था। नेता सभी उदारवादी प्रकृति के थे। इनका उद्देश्य था राष्ट्रीय भावनाओं को जगाना और मजबूत बनाना। ये ट्रिपल पी के सिद्धांत पे कार्य करते थे। प्रेयर, पिटिशन और प्रेस। प्रार्थना करते थे, मांग करते थे और न्यूज़पेपर, समाचार पत्र के माध्यम से अपनी बातें जनता तक और ब्रिटिशर्स तक पहुंचाते थे। उदारवादी नेता, इसमें मुख्य उदारवादी नेताओं की बात करें, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, WC बनर्जी। इनकी मांगे क्या थी, इनकी बातें करें हम तो ये 3 प्रकार की मांगे रख रहे थे: संवैधानिक, प्रशासनिक और आर्थिक। संवैधानिक में ये विधायिका में भागीदारी चाह रहे थे और दूसरा चाह रहे थे स्वशासन। ये मांग उदारवादी मांग करते थे स्वशासन की और उग्रवादी मांग करते थे स्वराज की। स्वशासन से इनका मतलब था कि अंग्रेज उनकी जगह पे काम करते रहे पर हम अपना शासन हम खुद से करें। मतलब अधिकारी की पोस्ट पे भारतीय हो, अंग्रेज शासन में रहे और ये स्वशासन की मांग करते थे, स्वराज नहीं स्वशासन। फिर हम प्रशासनिक मांगों की बात करें तो लोक सेवा में समान व्यवस्था स्थापित हो। जो अधिकारी लोग हैं लोक सेवा में, उसमें सभी को समान अधिकार दिया जाए, ब्रिटिशर्स को, भारतीयों को, सभी को। भारतीयों को वरीयता दी जाए क्योंकि भारतीयों पे शासन करना था भारत देश में, इसलिए चाहते थे भारतीयों को वरीयता दी जाए। व्यापार और उद्योग व्यवस्था, ये आर्थिक मांग है दोस्तों। व्यापार और उद्योग व्यवस्था को संतुलित किया जाए, सैन्य व्यय में कटौती की जाए। जो व्यापार करते थे अंग्रेज लोग, भारत की चीजें, ब्रिटिश भारत का जो भी धन था वो विदेशों में जा रहा था तो उसको संतुलित करना चाहते थे। और सैन्य व्यय में जो ब्रिटिशर्स की सेना थी उसमें बहुत व्यय करते थे ये, तो इसमें कटौती की मांग कर रहे थे। ये सभी मांगे थी उदारवादी नेताओं की जो कि शांतिपूर्वक काम करते थे। इनके सिद्धांत थे प्रेयर करें, प्रार्थना, पिटिशन और प्रेस। 1892 में पारित इंडियन काउंसिल एक्ट, ये नाम याद रखना है दोस्तों, इंडियन काउंसिल एक्ट। इसमें अनेक विद्वानों ने उदारवादियों की पद्धति की कटु आलोचना की है। ये 1885 से 1905 तक पहला चरण था आंदोलन का हमारा, राष्ट्रीय आंदोलन का। फिर हम दूसरे चरण पे आ जाए तो 1905 से 19 तक उग्रवादी का चरण था। इसके बाद 1919 से 47 तक गांधीवादी चरण आएगा। ये हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, तीसरा चरण। अभी हम 2 चरण कवर कर लेते हैं। ये उग्रवादियों का लक्ष्य था स्वराज्य, ये पूरा शासन चाहते थे, खुद का राज्य स्थापित करना चाहते थे। इनके प्रमुख नेता थे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। 1907 में सूरत अधिवेशन में दोनों वर्गों में टकराव हो गया। नरम दल के रास बिहारी बोस चुनाव जीत गए और उग्रवादी तिलक पराजित हो गए। 1907 का जो सूरत अधिवेशन था उसमें नरम दल गरम दल दोनों में टकराव हो गया था। चुनाव में नरम दल के रास बिहारी बोस जीत गए थे और उग्रवादी तिलक पराजित हो गए और तिलक को कांग्रेस से भी निष्कासित कर दिया था और 1908 में इन्हें 6 वर्ष की जेल दे दी गई थी तिलक को। विपिन चंद्र पाल ने अवकाश ले लिया। अरविंद घोष पांडेचेरी और लाला लाजपत राय अमेरिका चले गए। ये उग्रवादी दल के सभी नेताओं की बात हो रही है। इसमें जो बाल गंगाधर तिलक थे तो जेल चले गए, 6 वर्ष की जेल हो गई इनको।
विपिन चंद्र पाल अवकाश पे चले गए, अरविंद घोष पांडिचेरी, लाला लाजपत राय अमेरिका चले गए। 1916 में जब तिलक जेल से छूटकर आते हैं तो उग्रवादियों की पुनः गतिविधियां शुरू हो गई और उनका प्रभुत्व बढ़ता गया, क्योंकि इस बीच में 6 से लेकर 16 तक सभी इधर उधर हो गए थे। और 1916 में जब तिलक जेल से छूटकर आए तो उन्होंने फिर से शुरुआत की और फिर से इनका प्रभुत्व बढ़ने लगा राष्ट्रीय आंदोलन। अब हम प्रमुख घटनाओं की बात करते हैं 1905 से 1919 के बीच की। तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, क्योंकि बंगाल से सभी व्यापार हो रहा था और समृद्ध राज्य था बंगाल। यहाँ पे राष्ट्रीय चेतना बढ़ रही थी। ये अंग्रेजों को दिख रहा था कि यहाँ के लोग आपस में ज्यादा जागरूक होते जा रहे हैं। राष्ट्रीय चेतना बढ़ रही थी, इसलिए तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन। उन्होंने क्या किया, फूट डालो और शासन करो की नीति का अनुसरण किया और बंगाल विभाजन कर दिया, जिससे ये आपस में बढ़ जाएं और इनकी शक्ति आधी रह जाए। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन कर फूट डाल दी। किसने की थी? जनरल लॉर्ड कर्जन ने। जिसका सर्वत्र विरोध हुआ फूट डालने का, बंगाल विभाजन का। और आखिरकार विरोध के चलते 1911 में सरकार को इसे रद्द करना पड़ा था। फिर हम अगली घटना की बात करें, स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन 1905 में हुआ था। ये भी बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ। इसमें जगह जगह सभाएं आयोजित की गई थी। विदेशी वस्तुओं कपड़ों का बहिष्कार किया, विदेशी कपड़ों की होली जलाई। जो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था उसके विरोध में स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन, इतना विरोध हुआ था कि 11 में सरकार को इसको रद्द ही करना पड़ा था। राष्ट्रीय आंदोलन तीव्र होता जा रहा था। मुस्लिम लीग बनी 1906 में। तीव्र आंदोलन को कमजोर करने के लिए फूट डालो और शासन करो की नीति का अनुसरण करते हुए बंगाल विभाजन करा था लॉर्ड कर्जन ने, जिससे हिंदू पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान को अलग अलग कर दिया था। इनका मेन मकसद मकसद क्या था? हिंदू और मुसलमानों में मतभेद उत्पन्न करना अंग्रेजों का। हिंदू मुसलमानों के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए। मुस्लिम नेता सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को पृथक निर्वाचन एवं विभिन्न सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व के लिए उकसाया और इसका समर्थन किया लॉर्ड मिंटो ने। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो ने इसका समर्थन किया। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में नवाब बकासल मुल्क की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। अंग्रेजों ने जो फूट डालो और शासन करो की नीति से बंगाल का विभाजन कर दिया था, जिसके चलते हिंदू मुसलमानों में मतभेद हो गए और मतभेद के चलते मुस्लिम लीग अलग हो गई। इसके बाद अगली घटना देखें हम, सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। बंग भंग के पश्चात, बंगाल विभाजन के पश्चात गोपाल कृष्ण गोखले लंदन गए और उन्होंने ब्रिटिश सरकार के समक्ष मांग की कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाए। ये नेता गोपाल कृष्ण गोखले लंदन गए और बंगाल विभाजन को रद्द करने की मांग की, पर ब्रिटिश सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। तभी एक नवीन विचारधारा का जन्म हुआ। लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक इसमें प्रमुख थे। 1907 के सूरत अधिवेशन में मतभेद और स्पष्ट हो गए और मतभेदों के चलते नरम दल और गरम दल अलग अलग हो गए। गरम दल के नेता थे वो नरम दल के कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हो रहे थे। उदारवादियों के वो जो तरीके थे उनसे, हमने पहले चरण की बात की, उसमें उदारवादी चरण था वो 1885 से लेके 1905 तक ये उदारवादी थे। फिर 1905 से 1919 तक उग्रवादी थे। और 1907 के सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था, जो बंगाल विभाजन के चलते इनमें मतभेद उत्पन्न हो गए थे और मतभेदों के चलते गरम दल और नरम दल दोनों अलग अलग हो गए थे।
मतभेद हो गए और मतभेदों के चलते दोनों पार्टियां अलग अलग हो गई। अंग्रेजों ने मार्ले मिंटो सुधार द्वारा उदारवादियों को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। अंग्रेजों ने देखा कि दोनों अलग अलग पड़ गए तो उन्होंने फिर अपनी नीतियां शुरू की। मार्ले मिंटो सुधार लाया 1909 में, जिसमें भारत सचिव मार्ले ने मिंटो से बातचीत करके एक सुधार अधिनियम किया। इसे ही मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। इसमें केंद्रीय व प्रांतीय विधानसभाओं की सदस्य संख्या, उनके अधिकारों में वृद्धि की गई। जो केंद्र और प्रांत की विधानसभा में सदस्य थे, उनके अधिकार बढ़ा दिए गए। हिंदू मुसलमानों के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र बना दिए अंग्रेजों ने। इस नीति ने पाकिस्तान का बीजारोपण कर दिया, क्योंकि ये फूट डालने की कोशिश कर ही रहे थे तभी से, हिंदुओं को अलग मुसलमानों को अलग। इस नीति ने क्या किया, पाकिस्तान का बीज आरोपण कर दिया। और उदारवादी भी इससे निराश हुए, क्योंकि उस समय तक कोई भी नहीं चाह रहा था कि अलग अलग हो। उसके बाद दिल्ली दरबार 1911 में हुआ। लॉर्ड होर्डिंग थे उस समय गवर्नर जनरल। जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी की ताजपोशी हो रही थी, इनको बुलाया गया। भव्य दरबार का आयोजन किया गया था 1911 में। जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी को बुलाया गया। और इस समय क्या कर दिया गया था, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था, क्योंकि बहुत ज्यादा विरोध हो रहा था, बहिष्कार कर रहे थे भारतीय लोग, विदेशी चीजों का स्वदेशी आंदोलन चला रहे थे, जिसके चलते बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ा। और यहीं पे तीसरे दिल्ली दरबार में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कर दी गई। फिर हम अगली घटना पे आ जाए। गदर दल का गठन 1 नवंबर 1913 का हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित सैन फ्रांसिस्को नगर में हुआ गदर दल का गठन। लाला हरदयाल ने रामचंद्र तथा बरकतुल्ला के सहयोग से किया। किसने किया था गठन, लाला हरदयाल। और सहयोग किसका लिया था, रामचंद्र और बरकतुल्ला का। इसके प्रमुख सदस्य थे रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप और अब्दुल रहमान। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होने पर लाला हरदयाल जर्मनी चले गए। जिसके प्रमुख थे लाला हरदयाल। जब 1914 से 1919 तक प्रथम विश्व युद्ध चला, उस समय ये जर्मनी चले गए थे। फिर हम अगली घटना पे आ जाए। लखनऊ पैक्ट 1916 में मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली थे इसमें। सांप्रदायिक नीति के विरुद्ध थे ये सभी मुस्लिम नेता। 1913 के लखनऊ अधिवेशन में स्वराज्य प्राप्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया। कांग्रेस व लीग के मध्य समझौता हुआ। इसी समझौते को क्या बोलते हैं, लखनऊ पैक्ट। उग्रवादी शुरू से ही स्वराज्य की मांग कर रहे थे और उदारवादी स्वशासन की। तो 1913 में इनके बीच एक प्रस्ताव पारित हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ। लखनऊ पैक्ट के नाम से इसको जाना जाता है। इसी अधिवेशन में दोनों संस्थाओं में मेल करने के उद्देश्य से, कौन कौन सी दो संस्थाओं की बात कर रहे हैं हम, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, दोनों में मेल करने के उद्देश्य से कांग्रेस व मुस्लिम लीग ने एक संयुक्त समिति बनाकर योजना तैयार की। और इस समिति को क्या बोला गया, कांग्रेस लीग योजना। इस योजना को क्या बोला, कांग्रेस लीग योजना। दोनों संस्थाओं ने में मेल करने के उद्देश्य से कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक संयुक्त समिति बनाई और योजना तैयार की, कांग्रेस लीग योजना। और उग्रवादियों को भी कांग्रेस में शामिल कर लिया, क्योंकि अब सभी स्वराज्य की मांग करने लगे थे। फिर अगली घटना, होम रूल आंदोलन 1914 में जेल से रिहा होकर बाल गंगाधर तिलक ने उग्रवादियों को संगठित किया। 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट के साथ मिलकर स्वशासन की प्राप्ति हेतु होम रूल आंदोलन चलाया। शुरू कब हुआ था, 28 अप्रैल 1916 को पूना में। सितंबर 1916
श्रीमती एनी बेसेंट ने शुरुआत की। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा और केसरी नामक 2 समाचार पत्र चलाए। एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया ये न्यूज़पेपर समाचार पत्र के माध्यम से गृह शासन की जोरदार मांग का प्रचार किया। ये स्व शासन की मांग कर रहे थे कि अंदर अंदर तो हमारा शासन हो ही जाए। शीघ्र समस्त भारत में फैल गया ये आंदोलन और अंग्रेजों ने इसे क्या किया, कठोरता से दमन करना शुरू कर दिया। जब भी कोई ज्यादा संघर्ष होने लगता था अंदर, तो अंग्रेज उसको दमन करने की कोशिश करते थे। 1917 में अंग्रेजों ने विद्यार्थियों को आंदोलन से दूर रहने की चेतावनी दी कि आप लोग दूर रहिए। एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया, तो उनके साथ के तिलक सत्याग्रह शुरू ही करने जा रहे थे इनकी गिरफ्तारी के विरुद्ध में। वैसे ही एनी बेसेंट को सरकार ने रिहा कर दिया। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश संसद में भारत सचिव द्वारा घोषणा की कि भारत को उत्तरदायी शासन दिया जाएगा। अंग्रेज मान गए उनकी स्वशासन की मांग को, और इसके घोषणा के साथ साथ ही क्या हुआ, आंदोलन की समाप्ति हो गई, होम रूल लीग आंदोलन की। फिर हम अगली घटना की बात करें, रॉलेट एक्ट 1919 में। फरवरी 1919 में ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए एक समिति नियुक्त की, जिसके अध्यक्ष थे न्यायाधीश रॉलेट। 21 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू किया। ये न्यायाधीश थे रॉलेट, जिनको अध्यक्ष बनाया गया किसका, एक समिति का, जो कि क्या करेगी, क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाएगी। तो इन्होंने एक्ट लागू कर दिया, न्यायाधीश थे ही, तो उन्होंने डायरेक्ट एक्ट लागू किया कि हम किसी भी व्यक्ति को संदेह मात्र पर, ना अपील, ना वकील, ना दलील, सिर्फ संदेह के मात्र पे गिरफ्तार कर सकते हैं। भारतीयों ने इसका विरोध किया, काला कानून कहा, क्योंकि ऐसे तो किसी को भी गिरफ्तार कर दिया जा सकता था। भारतीयों ने इसे काला कानून कहा और इसका विरोध किया। फिर इसी के चलते अगली घटना हुई जलियांवाला बाग हत्याकांड की। भारत के पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए, विरोध किसका कर रहे थे, रॉलेट एक्ट का, जो बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील के गिरफ्तारी हो रही थी, उसका विरोध करने के लिए शांतिपूर्वक सभा कर रहे थे ये वैसाखी के दिन। कहाँ पर, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट। जलियांवाला बाग नाम का एक बगीचा टाइप था, जो कि चारों तरफ से घिरा हुआ था। इसका केवल एक ही दरवाजा था जाने के लिए। तब जनरल डायर नामक अंग्रेज अफसर ने क्या किया, इस दरवाजे को पूरा घेर लिया और गोलियां चलाना शुरू कर दी। अकारण भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिसमें अनेक लोग मारे गए थे। 1500 से अधिक मारे गए और 2000 से अधिक घायल हो गए थे जलियांवाला बाग कांड में। किसने किया था, जनरल डायर ने। और इनको, इनके विरुद्ध फिर कार्रवाई चली थी, पर इनको बाइज्जत बरी कर दिया गया था जनरल डायर को। ये हमारी 1919 तक की घटनाएं हो गई, 2 चरण हो गए। हम तीसरे चरण को अगले लेक्चर में करेंगे, गांधीवादी युग को। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।